सालों में भारत के ऊपर या भारत से रिलेटेड जो सिग्निफिकेंट साइंटिफिक एडवांसमेंट हुए हैं या इनोवेशंस हुए हैं वो बहुत काइंड नहीं रहे। ये एक रिजल्ट है उस माइंडसेट का जिस माइंडसेट के साथ तब आज हमारे यंग साइंटिस्ट या यंग टेक्नोक्रेट यूरोपियन कंट्रीज के साथ कन्वर्स करते हैं तो हम डिबेट और टेक्निकल कॉम्पिटेंस से पहले ही अपने हथियार डालते हैं। वो ऑटोमोबाइल हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एनर्जी हो या मेडिकल या हेल्थ केयर हो, हम ये मान के चलते हैं कि आप हमसे बेहतर होंगे क्योंकि whatever innovation in last 1000 years has happened scientifically, it has not happened in India, it has happened out of India। भारत पिछले 500 सालों में जिन यातनाओं और जिन आक्रमणों से जूझा है उसके कॉलोनियल रेसिडुअल कॉलोनिज्म के अभी भी हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं चल रहे हैं। इसका एक लिविंग एग्जांपल है आपके इंडिसेस, आपके ग्लोबल रैंकिंग्स, जिसके आगे जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस में मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे आपके दिमाग को, आपके नैरेटिव को, आपके एम्बिशन को रूल करते हैं। और दूसरा कि बहुत सारी टेक्निकल डिबेट जो हम पिछले 2013 के पहले की बात और 2023 के बाद की बात, इसके बीच 10 सालों का एक पीरियड है जब दुनिया हमसे कहा करती थी कि आप फर्जाइल 5 इकोनॉमी हो, आपसे ना हो पाएगा। और आज 2023 G20 में इस 10 साल के पीरियड में पूरी दुनिया आज आपके साथ खड़े होकर कह रही है कि होगा तो आपसे ही होगा। वो एनर्जी ट्रांजिशन हो, ट्रांस ट्रांजिशन हो या इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हो, फ्रेट हो या हेल्थ केयर हो। तो पिछले 10 सालों में क्या बदला है उस थॉट को जानने के लिए, उस टेक्निकल चैलेंज को जानने के लिए ये जानना जरूरी है कि आपकी सभ्यता, आपकी संस्कृति 1947 से लेकर के 2047 इज योर 100 ईयर कंट्रीज एग्जिस्टेंस एज अ डेमोक्रेसी। भारत की उम्र 100 साल की नहीं, भारत एक 14,000 साल पुराना राष्ट्र है। और जब तक आप अपनी नई जनरेशन को, खासकर मैं जिन चेहरों को देख पा रहा हूँ कॉन्फ्रेंस में, बहुत सारे इंस्टीट्यूट से बच्चे हैं और बहुत सारे यंग जनरेशन हैं, जब तक हम अपनी नई जनरेशन को ये क्लियर नहीं बता पाते हैं कि आप, एक टाइम था जब 32% वर्ल्ड जीडीपी ओन करते थे। गूगल करेंगे आप लोगों को मिल जाएगा, चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य। इसके बाद डेटोरिएशन होता है, कॉलोनाइजेशन होता है, आक्रमण होते हैं और हम डेटोरिएट करते हैं। इस डेटोरिएशन और इस स्ट्रगल के फेज में वी वर नॉट ब्लेस्ड विद द टेक्नोलॉजी, साइंस एंड इनोवेशन। लेकिन जब आपकी करंट जनरेशन को यह पता होता है कि कभी आप बहुत शिखर पर थे और दोबारा उस 32% वर्ल्ड जीडीपी को ग्रैब करने के रास्ते पर कैसे पड़ रहे, तो आपकी सोच में एक बैलेंस आता है। जब आपको आपकी इकोनॉमिक हिस्ट्री, आपके स्ट्रेंथ, आपके अचीवमेंट, आपका प्रारब्ध पता नहीं होता है, आपकी उपलब्धियां पता नहीं होती हैं, तो आपकी सोच सिर्फ ये बन जाती है कि ठीक है, ऑटोमोबाइल, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, ट्रांस रेलवेज, ट्रांसपोर्ट, इन सब में तो यूरोप इज बेस्ट, वी हैव टू जस्ट फॉलो देम। और अनफॉर्चुनेटली 1947 से लेकर अभी तक हमारे एम्बिशन ही ये हुआ करते थे कि इस देश के जैसा हो जाना है, इस इंडस्ट्रीज में ऊपर चढ़ जाना है, ये रैंकिंग हमें अचीव करनी है। आज आपके एम्बिशन वैसे नहीं, वो यूपीआई का एम्बिशन हो जो वीजा एंड मास्टर कार्ड के पूरे वॉल्यूम और ग्रोथ को खत्म कर देता है, या वो आज आपके रोड ट्रांसपोर्ट और इकोनॉमिक एम्बिशन। इकोनॉमिक में दो कैलकुलेशन है जिसके ऊपर विकसित भारत की पूरी तरजीह रखी गई है। ईदर वी आर गोइंग टू बिकम अ $35 ट्रिलियन इकोनॉमी और वी आर गोइंग टू बिकम अ $52 ट्रिलियन इकोनॉमी। और ये दोनों के कैलकुलेशन बहुत आसान है, आप सब कर सकते हैं। 2047-31 दिसंबर आपकी जनसंख्या होगी 168 करोड़ लोग, और 2000 साल के बाद जितने बच्चे हमारे देश में पैदा होते हैं उनकी एक लाइफ टाइम एक्सपेंडिचर होती है $2,40,000 पर पर्सन। दिस इज द परचेजिंग पीपीपी इकोनॉमी। और अगर आप इस जनसंख्या से, जो आपकी 2047 दिसंबर में होगी, $2,40,000 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका कैलकुलेशन होता है $35 to $38 ट्रिलियन इकोनॉमी के बीच में। और ये कैलकुलेशन केपीएमजी, ईएनवाई, बोस्टन कंसल्टिंग, बहुत सारे जो ग्रुप्स आप कंसल्टिंग एजेंसीज देखते हैं, उन सब का ये 30 से $35 ट्रिलियन के बीच में होता है। लेकिन एक दूसरा कैलकुलेशन जो मैंने आपको कहा वो $52 ट्रिलियन के आसपास होता है। जापान और भारत, इन दोनों में इस वक्त उस टाइम विंडो की सिमिलरिटी है जब जापान 1970 से 1995 के बीच में अपनी इकोनॉमी को $512 बिलियन से सीधा $5.1 ट्रिलियन पे 25 फोल्ड ग्रो करता है। उसी टाइम विंडो में इस वक्त भारत है जो
2022 से 2047 के बीच में अपनी इकोनॉमी को उसी तरह फोल्ड करना चाहता है, अनफोल्ड करना चाहता है। सो क्या डिफरेंशिएशन है उस कैलकुलेशन के बीच में? आपको कुछ दिन पहले आप लोगों ने हमारे माननीय कॉमर्स मिनिस्टर से सुना कि हम ग्रो नहीं कर रहे हैं, हम डबल कर रहे हैं इकोनॉमी को। एंड दिस डबलिंग थ्योरी इफ इट वर्क्स देन 2032 में आपकी इकोनॉमी 6.5 ट्रिलियन की होगी एंड देन 32 से 38, 6.5 से 13, 13 से 26 और 26 से 52 इज अ वेरी इजी कैलकुलेशन टू डू। लेकिन ये तब होगा जब आप जियो पॉलिटिकल सिचुएशन में बिल्कुल शांत होंगे, उसी ट्रैक और ग्रोथ रेट पे फॉलो कर रहे होंगे। आप अपनी क्राइसिस मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट को अगले 22 सालों तक अपने कंट्रोल के अंदर रखेंगे। चीजें आपके कंट्रोल में हैं, आपके मैप के ऊपर नीचे, दाएं, बाएं, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, कौन सा देश है आपके सीमाओं से लगा हुआ जो शांत है, जहां पे क्राइसिस नहीं? भारत इस वक्त सिर्फ सीमाओं के अंदर रोड नहीं बना रहा, हम सीमाओं के बाहर जाकर, अभी मैंने कुछ दिन पहले इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर के प्रोग्राम को रिव्यू किया और उसके रिसेंट डेवलपमेंट को रिव्यू किया। इस तरफ महेंद्रगढ़ एंड इली जो ट्रांस रेलवे कॉरिडोर है, और दूसरा B3 भूटान, बॉर्डरलैंड एंड बांग्लादेश तीसरा कॉरिडोर। इन कॉरिडोर की इकोनॉमिक पोजीशन, जियोपॉलिटिकल स्ट्रेंथ और स्ट्रेटजिक पोजीशन और इनके साथ इनके से रिलेटेड जो इंसिडेंसेस हुए हैं वो आज आपके साथ शेयर करना जरूरी है। नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड और इंडियन रेलवे जिस महीने में बांग्लादेश को उसकी फीजिबिलिटी स्टडी सबमिट करते हैं, उस समय तक बांग्लादेश की इकोनॉमिक वर्ल्ड ग्रोथ इंडिकेटर बहुत बढ़िया बताया जा रहा था। सब कुछ शांत था, सब कुछ बेहतरीन था। इस सबमिशन के बाद सबसे ज्यादा इरिटेशन और सबसे ज्यादा तकलीफ चाइना को होती है, और कुछ दिनों के अंदर में बांग्लादेश में एक ऐसी क्राइसिस हो जाती है जिसको आप और हम तो सिर्फ न्यूज में देख रहे हैं कि स्टूडेंट अनरेस्ट हो गया, और स्टूडेंट भी बड़े बेहतरीन तरह के हैं, अपने देश का राष्ट्रपति भगा देते हैं, उसको आपके यहाँ आके शरण लेनी पड़ती है। ये आपको एक इत्तेफाक लगता होगा। G20 2023 सितंबर का महीना, आप एक नया कॉरिडोर अनाउंस करते हो, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, यहाँ से दुबई, सऊदी अरेबिया, जाबेल अली एंड देन मस्कट और वो बाकी जगह होते हुए इजराइल एंड देन यूरोप। सितंबर 2023 G20 दिल्ली डिक्लेरेशन, और अक्टूबर 7 को क्या होता है? हमास का हमला हो जाता है इजराइल के ऊपर। एक महीने के अंदर हमास के पास इतनी ताकत आ जाती है, इतनी ताकत आ जाती है कि वो इजराइल के ऊपर हमला कर देता है, और ये एक महीने के अंदर होता है आपके अनाउंसमेंट के बीच में। ये दोनों इत्तेफाक नहीं। इंडिया जब भी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन पे अपनी स्ट्रेंथ, हमने ईस्ट साइड में कॉरिडोर बनाने की बात ही इसलिए सोची थी क्योंकि हमारा जो चिकन नेक है, नॉर्थ ईस्ट का जो प्लेस है, उसके ऊपर पिछले 5 सालों में कई बार ऐसे प्रयास हुए, और अगर आप रशियन इंटेल के डिस्क्लोजर्स देखें तो ये प्रयास सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश के लिए नहीं था, ये प्रयास नॉर्थ ईस्ट के लिए था। सो टेक्निकली अगर आज मैं अपने तीनों कॉन्वर्सेशन को समराइज करता हूं तो हम टेक्नोलॉजी वाइज 22 देशों में ट्रांस रेलवे प्रोजेक्ट्स इस वक्त कर रहे हैं। इजराइल में जिस वक्त हमला हुआ उस वक्त भी जब पीक पे था, इंडियन रेलवे इजराइल तेल अवीव में रिपेयर्स कर रही थी, उसके कॉन्ट्रैक्ट इंडियन रेलवे को आए। सो आज कोंकण रेलवे, इंडियन रेलवे अफ्रीका के अंदर, मिडिल ईस्ट कंट्रीज के अंदर, अदर एशियन कंट्रीज के अंदर सबसे फेवरेबल रेलवे है जिसको ये देश कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। और सिर्फ ONM और रोलिंग स्टॉक के मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट नहीं, नए प्रोजेक्ट्स का कॉन्ट्रैक्ट भी, और एग्जिस्टिंग रेलवे सेटअप्स को कंट्रोल तक चलाने का कॉन्ट्रैक्ट। सो आपके ऊपर जो विश्वसनीयता बढ़ी चाइना के मुकाबले और अदर यूरोपियन कंट्रीज के मुकाबले, जिनका कॉन्ट्रैक्ट काफी महंगा होता है, और इस वक्त इस विश्वसनीयता पे तब तक सवाल नहीं उठता जब तक हमारी सीमाओं के अंदर, मैंने ये बात कभी नहीं बोली पब्लिक फोरम पर, और आई थिंक हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप में भी कभी किसी ने नहीं बोली, कि आखिर आज जरूरत क्या है इतने तगड़े, इतने डिसाइसिव अप्रोच की, इज बिकॉज ऑफ वन रीजन। जब तक हम अपने सीमाओं के अंदर सड़क बना रहे थे, वो 9 किलोमीटर हो 2013 से पहले और 2024 के बाद 40 किलोमीटर पर डे हो, हम खुश थे। आपने हमें इकोनॉमिक कॉरिडोर हमारी सीमाओं के बाहर नहीं बनाने दिए, हम तब भी खुश थे। लेकिन जब आप हमारी सीमाओं के अंदर घुसकर हमारे लोगों पर हमला करते हो, तो हमें अपनी डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी को थोड़ी देर के लिए अपने जियोपॉलिटिकल स्ट्रेंथ और चैलेंजेस से जोड़ना पड़ता है, और इसका सोल्यूशन निकालना होता है। सो थैंक यू for your time and patience with me.